नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं कि इसकी खास पेशकश जिसमें बात कर रहे हैं बिहार का रण पहला चरण। बिहार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही। इस चरण में 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर वोट डाल रहे। ये वो धरती है जहां सदियों पहले सम्राट अशोक का राज रहा है, जहां चाणक्य ने राजनीति के सूत्र दिए। ये वो बिहार है जिसने देश को पहले राष्ट्रपति से लेकर अनगिनत प्रतिभाएं दी हैं। और आज एक बार फिर ये धरती आज एक नए राजनीतिक महासंग्राम की साक्षी बनने जा रही। चुनावी रणभेड़ी बच चुकी है। एक तरफ सुशासन के वादे हैं तो दूसरी तरफ बदलाव का दमखम। एक तरफ वर्षों का अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा ऊर्जा का जोश। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करेगा। क्या रोजगार के वादे जातीय समीकरणों पर भारी पड़ेंगे? क्या महंगाई का मुद्दा सामाजिक न्याय की पुरानी लकीरों को मिटा देगा? देखिए रिपोर्ट। आज लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण। बिहार विधानसभा चुनाव की 121 सीटों पर मतदान जारी। इन सीटों का परिणाम ही तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1800 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अपनी पिछली उपलब्धियों और सुशासन के दम पर वोट मांग रहा है। वहीं महागठबंधन ने रोजगार, पलायन और किसानों के मुद्दे को सबसे बड़ा हथियार बनाया। जातीय समीकरणों का गढ़ माने जाने वाले इन क्षेत्रों में इस बार युवाओं का रोष एक बड़ा फैक्टर है। सवाल ये है कि क्या रोजगार का मुद्दा जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की यह जंग दोनों गठबंधनों के लिए मान सम्मान की लड़ाई है, जिसका फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। पहले चरण में ऐसी कई सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट कहा जा रहा है। इन सीटों का नतीजा पूरे चुनाव के लिए ट्रेंड सेटर साबित हो रहा है। यहाँ से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव स्वयं मैदान में है। राघोपुर सीट से एनडीए ने यहाँ उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाया है। लड़ाई केवल सीट की ही नहीं बल्कि नेतृत्व के साथ के विपक्षी उम्मीदवारों का चेहरा। एनडीए के कई कद्दावर नेताओं की सीटें भी इसी चरण में है। तारापुर और लखीसराय जैसी सीटों पर सीधा मुकाबला है, जहाँ एनडीए के विकास कार्यों की परीक्षा हो रही है। अगर बात वोटिंग ट्रेंड की करें तो सुबह से ही मतदान प्रतिशत में तेजी देखी जा रही है। वोट का ये उछाल क्या बदलाव का संकेत है या केवल गठबंधनों की मजबूत कैडर की सक्रियता? विश्लेषण जारी है। महिला मतदाताओं की भारी संख्या में निकलना इस चरण की सबसे बड़ी खासियत है। उनका वोट किस ओर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। सुरक्षा लोकतंत्र की पहली शर्त है। पहले चरण में संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। सशस्त्र बलों में भारी तैनाती है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि हर मतदाता बिना किसी डर के वोट डाल सके। अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले चरण का यह मतदान कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ से जो बढ़त लेगा उसे आने वाले चरणों में मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। सबकी निगाहें शाम 5 बजे के अंतिम मतदान प्रतिशत पर टिकी है, जो इस पहले चरण के जनादेश की दिशा को तय करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं बिहार के पहले चरण की, जहां पर बिहार चुनाव में आज पहला चरण शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लोग जाकर मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 121 सीटों पर मतदान आज हो रहा है और इसी पहले चरण में अगर हम बात करें तो कई दिग्गजों की साख आज दाव पर लगी है, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं। कई बड़े नाम आज इस पहले चरण में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोग बदलाव की तरफ जाएंगे या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जो उनका राज रहा है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसी पर टिके रहेंगे। लगातार वोटिंग जो है वो जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो रहा है। प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कई बड़े चेहरे आज फिलहाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, प्रीति किन्नर, कई नाम शामिल हैं। और किसकी किस्मत किस तरीके से जनता वोट कर रही है, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, रोजगार को लेकर वोट कर रही है, युवा जोश देखेगा या जिस तरीके से अभी तक विकास हुआ है इस पर होगा। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, रोजगार बड़ा मुद्दा हो सकता है। तमाम चीज़ें आज के चुनाव में देखने को मिल रही हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले
कुमार गौरव जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, चंदन कुमार राजनीतिक चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष शर्मा जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मनीष शर्मा जी से। मनीष जी, जिस तरीके से अब अभी तक वोटिंग हो रही है, ये बड़ा सवाल है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, युवा जोश दिख रहा है, तेजस्वी यादव है, कहीं ना कहीं क्या बदलाव की दिशा कहीं नजर आती है? पहले चरण में आज बहुत सारे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। नहीं देखिए, मुझसे आपने पूछा है ना जी। मैं इसमें अभी सुबह 9 बजे तक देख रहा था कि 9% से लेकर के 13-14% तक था, लेकिन 11 बजे तक आते आते 27-28% वोटिंग चली गई है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जनरली 2020 में उसी समय से जितना वोटिंग हुआ था 11 बजे तक, उससे 6-7% ज्यादा। तो मेरा तो इसमें देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ दोनों गठबंधनों की तरफ से, देखिए बिहार आमतौर पे थोड़ा सामाजिक न्याय की जमीन ज्यादा रही है। वो वहाँ अब तक आप देखेंगे कि आमतौर पे हिंदुत्व की जो राजनीति है वो बिहार में अभी तक अपने बल पे स्थापित नहीं हो पाई है। उसे सामाजिक सच्चाइयों का सामना करना पड़ा और इसलिए वो बार बार उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। तो ये जो वोटिंग है, ये जो हमको ये लग रहा है कि ये वोटिंग जो है एक टफ लड़ाई की तरफ ले जा रही है। दोनों तरफ से एक ताकत लगाई जा रही है। और वो जो बीच में वोट चोरी को लेकर के और इसको लेकर के जो यात्रा निकली थी, तो उसने केवल महागठबंधन के ही जनाधार को नहीं, लेकिन बल्कि जो है हर तरह के जनाधार के अंदर वोट को लेकर के चेतना, चिंता उसने कई गुना बढ़ा दिया था। और इस बार इसीलिए आप देखिएगा कि जागरूकता पहले के मुकाबले ज्यादा आपको दिखेगी। और मेरा समझ है कि ये दोनों तरफ से अपनी ताकत लगाने की कोशिश हो रही है। ये किसी मैं इसको ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई एक तरफा किसी एक तरफ किसी को हराने, किसी को जिताने, सिर्फ इतनी बात नहीं है। अभी ये लड़ाई टफ दिशा में बढ़ रही है, बेहद करीबी संघर्ष की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। और इसमें आप अभी नहीं कह सकते हैं कि ये कौन आगे जाएगा, लेकिन ये एक तरफा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ। ये दोनों तरफ बढ़ी हुई चेतना के साथ वोटिंग हो रही है और इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार का चुनाव बहुत करीबी होने जा रहा है, बहुत आसपास का होने जा रहा है। सारे सर्वे भी आमतौर पर बता भी रहे हैं बहुत करीबी मामला है। लेकिन मैं इस टफ लड़ाई में आमतौर पे ये देख पा रहा हूँ कि मैं एज देना चाहता हूँ महागठबंधन को। अभी उसको एज है, टफ लड़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सर्वे के विपरीत जाकर के एज उसको है। मैं इसलिए इसको बात को कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन में एक संकट आ गया है। एक संकट ये आ गया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद एक दबाव बन गया एनडीए पर कि नीतीश जी को भी आप घोषित करिए, क्लियर कट घोषित करिए कि वो आगे मुख्यमंत्री रहेंगे। वो उन्होंने नहीं किया है। तो जदयू का जो जनाधार है, मैं समझता हूं कि उसको एक आशंका है बीजेपी को लेकर के, अपने और एनडीए के पार्टनर्स को लेकर के। तो मुझको भी ये आशंका है कि क्या वो जनाधार जहां चिराग पासवान का कैंडिडेट रहेंगे वहां उनके साथ जाएगा क्या, या बीजेपी का जहां कैंडिडेट होगा क्या वहां विभाजन तो नहीं होगा जदयू के जनाधार में? या अगर बीजेपी मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहती है, जदयू को नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, तो क्या बीजेपी के लोग नीतीश वाले सीट पर उनको हराना चाहेंगे क्या? ये एक कंट्राडिक्शन मुझको दिख रहा है। अब ये मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि ये सच न हो, लेकिन एक चिंता तो जदयू के जनाधार में, जदयू के उसमें है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। और हमको लगता है कि बीजेपी ने क्लियर कट घोषित न करके एक बड़ी गलती की है। वो शायद उसको नुकसान भी हो सकता है, शायद बाद में उसको इसके लिए पछताना पड़े। तो मैं इस एंगल से देख रहा हूं कि थोड़ा टफ लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन का एज है, वो अपने विवाद को समय रहते हल कर लिया। उन्होंने देर किया हल करने में, वहां भी बहुत लंबा समय लगा। वोट चोरी के बाद आप देखिएगा कि 20-25 दिन तक राहुल गांधी गायब रहे बिहार से, और बाद में बहुत दबाव के बाद जो है तेजस्वी यादव को क्लियर कट मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन एक उस पूरी प्रक्रिया में चुनाव अभियान उनका लेट हुआ। वोट चोरी के अभियान के बाद जो उनको एक मोमेंटम मिला था, उस मोमेंटम को बहुत जिस लेवल पे ले जाना था अगले चरण में, उसमें थोड़ा ब्रेक हुआ। लेकिन कुल मिला के उन्होंने अपना क्लियर कट एक बाद में एकता उनकी दिखती है।
एनडीए इसको हल नहीं कर पाया, इसलिए मैं महागठबंधन को अभी इसमें एज दे रहा हूं, तमाम टफ लड़ाई के बावजूद। ठीक है, चंदन कुमार जी का रुख कर लेते हैं। चंदन जी, देखिए बिहार में जातीय गोलाबंदी हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रही है, और इस बार क्या जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? क्या युवा वोटर विकास और रोजगार के वादों के आधार पर जाति की ये जो रेखाएं हैं इनको पार करेगा? अनम्यूट कीजिएगा। अभी का जो बिहार की वर्तमान स्थिति है मैडम, वो किसी भी वर्ग या किसी जाति या किसी समुदाय से वो हट के युवाओं का जो एक जोश है, वो मतलब चाहता है कि सरकार बदलाव की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, कुछ लोग जाति ये मतलब करके आता है। और खास करके ये देखने को मिला बिहार के चुनाव में, जो मनीष सर बोल रहे थे कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया राहुल जी के द्वारा, परंतु महागठबंधन एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी तक जो है किसी पे सस्पेंस मतलब बरकरार है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मान लीजिए सिर्फ कल के डिबेट में देख रहे थे, ललन बाबू के द्वारा बोला गया है कि विधायक दल का चुनाव के बाद हम लोग नीतीश कुमार के संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री का मतलब चयन किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं मतलब शक पैदा करता है। और एनडीए गठबंधन में ये बहुत ही पिक पॉइंट है, जो कि मतलब अभी के चुनाव में महागठबंधन का थोड़ा सा जो है एनडीए गठबंधन के अलावा थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और युवाओं का जो जोश है परिवर्तन के तरफ, एक मूवमेंट के तरफ, युवाओं का बस एक ही जोश है कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पे युवाओं का एक अलग मतलब वर्चस्व और दबाव बनाया जा रहा है कि हम किसी भी जाति किसी भी कास्ट से हैं, हमें वो मतलब नहीं है। हमें बेरोजगारी पे बात करना है, हमें शिक्षा पे बात करना है, हमें स्वास्थ्य पे बात करना है। वो मतलब यहाँ तक है कि अपने घर के किसी परिवार के सदस्यों को भी दबाव डालें कि आप लोग मेरे रोजगार की बात करने वाली सरकार को समर्थन दीजिए। इसलिए कि मैडम ये जो क्लियरेंस दिख रहा है कि मतलब महागठबंधन थोड़ा सा उनसे ये बढ़ रहा है। अभी तो एक चरण का ही चुनाव हो रहा है, एक चरण का भी बाकी है। अगर ये समय रहते एनडीए गठबंधन के लोग अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करता है तो पता और नीतीश जी के नाम पे एकजुट होती हुई जनता नजर आ रही है। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को अगर मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बना रही है बीजेपी और तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, अंदरूनी कलह का जिक्र लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। न विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष में एक बात और भी कह रहा है कि नीतीश जी को अगर नहीं बनाएंगे तो सिर्फ अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो सबको ध्यान में है कि एनडीए की सरकार भारत में भी गिर जाएगी। तो ये डर है बीजेपी के अंदर में, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे चुनावी समीकरण है, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ है वो इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस बार प्लान बी भी है, सरकार नहीं गिरेगी। वो भ्रमित करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चला गया है नीचे ग्राउंड लेवल पे, वो बातें स्पष्ट हो गई है कि निश्चित रूप से सरकार बन रही है एनडीए की और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। चंदन जी, यहाँ पे ये समझ में आता है कि एक माइंडसेट हो गया कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। जैसे भरत सिंह जोशी जी बोल रहे हैं, इनका कहना है कि ठीक है बनेंगे, लेकिन एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बोलने से तो नहीं होगा मैडम। जबकि जो भी सभा हो रहे हैं, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, और कल के जो मतलब बातचीत चल रही थी प्रेस न्यूज में भी देख रहे थे, ललन बाबू के द्वारा भी बोला गया था कि नीतीश कुमार के संरक्षण में चुनाव लड़ा जा रहा है, बट मुख्यमंत्री की जो घोषणा होगी वो चुनाव के बाद होगी। ऐसा क्या कंफ्यूजन आ गया मैडम? जबकि 2000 इससे पहले भी चुनाव हुआ है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमित शाह जी नहीं, अमित शाह का भी बयान देखिए, और कहीं कहीं पे गए, समस्तीपुर में गए, लेकिन चुनाव की बात बोल रहे हैं। मोदी जी भी बोल रहे हैं हम लोग एक गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? अभी के कुछ चैनलों पे देख रहे हैं कि कहीं कहीं बोला जा रहा है कि जदयू ही आरजेडी है, आरजेडी जदयू, ऐसा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है सर? ये देखिए चंदन भाई, ग्राउंड रिपोर्ट, मैं तो प्रदेश मंत्री हूँ बिहार विद्यार्थी परिषद का, और ग्राउंड रिपोर्ट हमारी जानकारी में है, अच्छे से ध्यान में है। ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। निश्चित रूप से बिहार में एनडीए एकजुट हो चुका है। जिस तरह से खटपट आपके महागठबंधन में दिख रहा है, उस खटपट से लग रहा है कि वो स्थिति अगर रही और बिहार का जो विकास का जो रफ्तार है
उसको लेके लोग निश्चिंत है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बनने जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि लोगों को ध्यान में है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाती है एनडीए में, तो आप भारत के केंद्रीय सरकार भी हिलने की संभावना है। ये डर है नीतीश जी। जोशी जी, हम आपके बातों को समझ रहे हैं, परंतु ये सस्पेंस क्यों बरकरार है? स्पष्ट क्लियर क्यों नहीं घोषणा की जा रही कि हमारे नीतीश जी के संरक्षण में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही? ऐसा बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम ये नहीं कि हम एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं या महागठबंधन का विरोध कर। ठीक, एक सेकंड चंदन जी, एक सेकंड रुकिएगा। गौरव जी कुछ कह रहे थे, गौरव जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आऊंगे। गौरव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये महागठबंधन वाले केवल प्रोपगंडा कर रहे हैं जी। ये महागठबंधन वाले केवल प्रोपगंडा कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से पहले से तय है जी कि एनडीए की सरकार बनेगी और सीएम हमारे नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ अमित शाह जी चुनावी रैली में भी ये घोषणा कर चुके हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मनीष जी, अभी प्रधानमंत्री जी चुनावी जनसभा को अररिया में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने महिलाओं पर फोकस ज्यादा किया, उन्होंने महिलाओं को स्पेशली संबोधित करते हुए कहा, वोट अपीलिंग की है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जो कि सीधे महिलाओं के बजट को प्रभावित करता है, या फिर महिला वोटर इस बार महंगाई के नाम पर वोट करेंगी, या सामाजिक सुरक्षा और जो आरक्षण जैसे पुराने मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी का भी एक अहम रोल है। नहीं, इस बार देखिए, इसमें एक संदर्भ भी समझिए कि एक तात्कालिक एक फ्रीबी जिसको आप कह सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म जो महागठबंधन ने भी किया है। तात्कालिक तौर पे बीजेपी एनडीए सोच रही है कि जो हमने 10,000 डाला है या फिर 10,000 वो अंतिम आवर में डाला है, फिर 10,000 आने वाला है, तो एक लोगों की समझ है कि उसको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा टकराव है। टकराव ये है कि उधर भी आमतौर पे जो हर घर में नौकरी का जो सवाल है और जीविका जो महिलाएं हैं जिनको परमानेंट करने का सवाल है, और जो आमतौर पे कह रहे हैं कि जो संविदा पे हैं उनको भी कर्मचारी उनको परमानेंट करने का सवाल है। इस बार थोड़ी ये मामला टफ है। मैंने इधर से उस तरह का कोई ऑफर नहीं रहा करता था, इधर से ऑफर रहा करता था। तो इस बार महिलाओं में भी एक डिवीजन होगा। ये बहुत अब ये नॉर्मल नहीं है, अब एक तरफा मामला नहीं। और यूथ में भी बहुत डिवीजन होगा। यूथ में खास करके एक आकर्षण जो है तेजस्वी को लेकर के थोड़ा बढ़ा है, ये कोई भी आमतौर पे थोड़ा मानेगा। तो जनरली मेरा ये कहना है कि इस बार कोई चीज एक तरफा नहीं, महिलाओं का भी एक तरफा नहीं होने जा रहा है, यूथ में एक तरफा नहीं होने जा रहा है। और ये जो नया वाला जो हिस्सा है जो अभी 20-25 साल का हुआ है या 20 से 40 बरस के बीच का है, वो बहुत उसके दिमाग में बहुत, अब आप चाहे जितना जंगल राज बोलिए, वो बहुत बात बन नहीं रही वहां पे, वो चल नहीं रहा है, क्योंकि उसने उस दौर को उसके नकारात्मक या सकारात्मक पक्ष को देखा नहीं। तो आप इसीलिए शायद उस हिस्से को प्रभावित करने के लिए मोदी जी, अमित शाह हर सभा में 10-10 बार 20-20 बार जंगल राज का नाम ले रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि पुराने लोग जाके बताएं बच्चों को, ये भी कह रहे हैं सभाओं में, ये भी कह रहे हैं कि पुराने लोग जाकर के बच्चों को बताएं कि 2005 के पहले क्या हाल रहता था। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी इस बात का डर है कि जो नया है, जो 20 से 40-20 का हिस्सा है, वो 60% है, 55% हिस्सा है वोटर्स का, आप समझ लीजिए। और वहां पे रोजगार का सवाल एक सामने रख दिया गया है, घर नौकरी का सवाल रख दिया गया। आप जानती है पिछले 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, वहां बोल दिया गया है कि आप जितना परीक्षा देंगे उसमें जो है कोई फीस नहीं लगेगी, फॉर्म का कोई फीस नहीं लगेगा, आना जाना फ्री रहेगा। तो यूथ में थोड़ा एक अनरेस्ट है इस सरकार को लेकर के, उसको बताया जा रहा है कि जंगल राज को याद करो। देखिए मनीष जी, यूथ को लुभाने के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यूथ का जो सोचने समझने का नजरिया है वो भी काफी अलग है। अब आज का जनरेशन जिस तरीके से चुनावों को देखता है, पुरानी जनरेशन्स को वो अलग तरीके से चुनाव को देखते हैं। और अगर हम बात, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पुराने लोग जाकर बच्चों को बताएं, लेकिन वो बच्चे जो हैं उनका नजरिया ही अलग है। वो उस प्रोस्पेक्टस से आपका चुनाव देख ही नहीं रहे जिस प्रोस्पेक्टस से आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, एक सवाल मेरा और है इसी को लेकर कि
जो छोटे दल हैं उनकी नाराजगी कितनी समीकरणों को बिगाड़ने में भूमिका निभा रही है? कितना आपको लगता है कि जो छोटे दल हैं, जो नाराजगी है, वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है दोनों दलों के लिए, अगर हम बात करें महागठबंधन और एनडीए की? तो आमतौर पे देखिए, यहाँ जो एनडीए के अंदर का जो सवाल है, देखिए एक सच्चाई ये है कि ये पहली बार हो रहा है कि नीतीश जी को क्लियर कट मुख्यमंत्री के बतौर घोषित नहीं किया गया है। अगर अमित शाह ये भी बोलते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक तो बोला कि गठबंधन चुनाव के बाद विधायक दल चुनेगा, लेकिन दोबारा उन्होंने भाषण में बोला कि सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है। तो ये इससे लोग अनुमान लगाना शुरू किए कि शायद फिर उन्होंने कुछ ठीक किया, विधायक दल के बाद वाले तो थोड़ा पीछे हटे। लेकिन सवाल ये है कि सीएम और पीएम का पद कब तक नहीं खाली है? 14 नवंबर तक नहीं खाली है कि 14 नवंबर के बाद खाली है? ये तो समझना होगा ना। इसमें भी स्पष्टता नहीं है, बात में भी स्पष्टता नहीं है कि क्या 14 नवंबर तक ही नीतीश कुमार माने सीएम और पीएम का पद खाली है, खाली नहीं है? मनीष जी, मैं आपको यहाँ पर एक मिनट रोकना चाहूंगी। भरत जी का इस पर जरा रिएक्शन ले लेते हैं। भरत जी बहुत ज्यादा इसको लेकर जोर दर रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी ही चेहरा है। भरत जी, जो बात यहाँ पर मनीष जी कह रहे हैं उस पर। भरत जी जी आवाज आ रही है जी। सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है, लेकिन कब तक खाली नहीं है, मनीष जी कह रहे हैं। ये एक तो मैं बता रहा हूँ, अभी जंगल राज की बात हो रही थी, तो बिहार के अंदर में जो घटना घटती है मोकामा के अंदर में, मोकामा की घटना, एक व्यक्ति विशेष पे आरोप लगा है कि अनंत सिंह वहां थे और अनंत सिंह के द्वारा करवाया गया है। वहां तक जनता को लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद घटना के बाद जो सड़कों पे आवाज उठी है, एक समाज को गाली दिया गया है और जो दर्शाता है जंगल राज का, वो एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत होता है बिहार के अंदर में। एक समाज को खुलेआम उसकी मां बहन को गाली दिया जा रहा है, स्पष्ट उसको सड़कों पर जिस तरह से जलील किया जा रहा है। ये बातें बिहार की जनता को समझ में आ गई है कि अगर इस तेजस्वी की सरकार आती है, विकास क्या होगा नहीं होगा, कितने झूठे वादे उनके हैं, सच्चे वादे हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति बन रही है, एक समाज के प्रति टारगेट किया जा रहा है, जिससे पहले भी टारगेट किया जाता था। ठीक है भरत जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सभी है, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे थे बागी उम्मीदवारों की, तो जो जिन सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर समीकरण कितना बदल जाता है? क्या किसी बड़े दल को बागी उम्मीदवार नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, इस बार देखिए सरकार बनाने बिगाड़ने का सवाल है और सरकार के लिए वोट कर रहे हैं लोग। विधायक को कम वोट करेंगे, सरकार को वोट करेंगे। मतलब ये जो दोनों तरफ से जो सवाल है वो आप इसीलिए देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है, तो एक प्रशांत किशोर जी वहां हैं, वो एक सीरियस फैक्टर हैं, अभी भी हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो वो फैक्टर कमजोर पड़ता जा रहा है थोड़ा। और इसीलिए आप देखेंगे कि लड़ाई महागठबंधन बनाम एनडीए हो गया है। तो कोई अभी ये जो अभी मामला है, ये एकदम दूसरी दिशा में लोग चले गए हैं। बिहार में सरकार अगर बदलती है तो दिल्ली की सरकार भी संकट में जाएगी। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव भी दूसरे ढंग का हो जाएगा। तो ये बिहार का चुनाव केवल बिहार के लिए नहीं है, पूरे नेशन वाइड इसका गहरा असर पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस बार जो फैक्टर है या कोई तीसरा फैक्टर उस तरह से काम नहीं करेगा, न करता हुआ दिख रहा। वो बहुत चीजें पोलराइज हो रही है। मतलब जो इस बार चुनाव है 20 की ही तरह, 20 में जिस तरह से चीजें पोलराइज हो गई थी, इस बार भी ये पोलराइज होने का चांस है। और मेरा मानना बागी वाला फैक्टर बहुत काम नहीं कर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार में पहले चरण का मतदान आज सुबह से जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर दूसरे फेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करें। लेकिन बिहार का ये रण काफी दिलचस्प होने वाला है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।